हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसके पहले जो है इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ लिया था और ये जान लिया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में काम करता है। और वहीं पे हमने समझाया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्योंकि चार्ज टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसके बिहेव पे वहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन टू टाइप के इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करता है। जैसे बताया था कि अगर दो लाइक चार्जेस सामने होंगे, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो एक दूसरे को रिपल कर देंगे, और अगर दो अपोजिट चार्ज दूसरे के आमने सामने होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ तक बात की थी। अब इसके आगे जो हम कंटिन्यू करते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड एक रूल दिया था, उसी का नाम है कूलॉम्स लॉ। जिस तरह से क्लास 11th में न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है, जो न्यूटन का लॉ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है, ठीक उसी तरह से जो कूलॉम्स लॉ है ये इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो चार्जेस के बीच में काम करता है। वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, मासेस के बीच में काम करता था। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट क्या है, ये रूल क्या कहता है। जैसे यहाँ पे हम कहें कि अगर हमारे पास ये दो चार्ज हैं, एक Q1 है, अब एक चार्ज क्या है Q2 है। चार्ज का नेचर यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड पकड़ा जाएगा, ना कि उसका प्लस माइनस पकड़ा जाएगा। तो चार्ज के बीच का फोर्स यहाँ पे F काम कर रहा है, बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। तो इसका स्टेटमेंट ये है, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट या मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस बात को यहाँ पे हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रिक जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो चार्जेस के मल्टीपल के। मल्टीपल का मतलब ये है कि उसका प्रोडक्ट जो होगा उसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। ये फर्स्ट इसके अंदर पॉइंट है। और इसी में सेकंड पॉइंट ये भी बोला गया कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जो फोर्स है वो चाहे अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव फोर्स हो, बट इलेक्ट्रिक फोर्स होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक हमारा जो भी मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब सिंबल वही रहेगा, यहाँ पे अपान में हो गया। जब दोनों इक्वेशन को यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि दोनों इक्वेशन को हम मिलाएंगे तो यहाँ पे F दोनों जगह पे एक बार लिखा, सिंबल को हमने एक बार लिखा, Q1 Q2 ऊपर है, ऊपर लिख दिया, नीचे R स्क्वायर लिख दिया। ये सिंबल है प्रोपोर्शनलिटी का, प्रोपोर्शनल का। जब ये सिंबल हटेगा तो नॉर्मल कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे हम जब ये सिंबल हटेगा तो नॉर्मल कांस्टेंट के लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये कूलॉम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। एक बार फिर से हम अगेन रिपीट कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें कंबाइंड इक्वेशन मिलेगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या मिला फर्दर, F इक्वल के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो इस तरह से हमें कूलॉम्स लॉ, लेकिन अब कूलॉम्स लॉ को आगे हमें एक्सप्लेन करना है तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो के आया है, जैसा हमने कहा कि ये प्रोपोर्शनल की जगह पे आया है, तो ये तो नॉर्मल कांस्टेंट ही है, के इज अ कांस्टेंट। इसका एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब यहाँ पे इस मैथमेटिकल फॉर्म को, इस कूलॉम्स लॉ के मैथमेटिकल फॉर्मूला को क्या होता है कि मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम के अकॉर्डिंग इसको ट्रीट किया जाता है कि जहाँ पे मीडियम होगा वहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, मीडियम नहीं होगा तो कैसे लिखेंगे, एयर होगा तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो मासेस के बीच में काम करता था, दो मासेस के बीच में, और मास के बीच में मीडियम कैसा भी हो उस पर डिपेंड नहीं करता था।
बट जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये चार्जेस के बीच का कैसा मीडियम है, एयर है कि वैक्यूम है कि वाटर है कि ग्लास है कि माइका है, उस पर ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसको आगे जो हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट है कि ये डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। और मीडियम यहाँ पे, अब वर्ल्ड के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे मीडियम हैं, लेकिन सभी मीडियम को हमें अलग अलग नहीं पढ़ना। हम जितने भी मीडियम्स हैं उसको हम दो पार्ट में फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के अंदर एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम फ्री स्पेस के अंदर आ जाएगा। सेकेंड जो हमारा इसमें क्लासिफिकेशन है वो ये रहेगा कि इसके अलावा एक्सेप्ट फ्री स्पेस, इसका मतलब ये हुआ कि फ्री स्पेस में हमारा ये दो मीडियम शामिल है, एयर या वैक्यूम। बट जो एक्सेप्ट फ्री स्पेस है इसके अंदर क्या है कि एयर या वैक्यूम के अलावा दुनिया में जितने भी मीडियम है, लाइक वाटर हो गया, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, वो सब के सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया कि कूलॉम्स लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म तो F इक्वल के Q1 Q2 R स्क्वायर है, के हमने बताया कांस्टेंट है, और के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। और फिर हमने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है मीडियम पे, और मीडियम को हम दो पार्ट में बांट करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट को हम लोग फ्री स्पेस के नाम से जानेंगे, और सेकंड को हम लोग अदर मीडियम एक्सेप्ट फ्री स्पेस के अलावा करके समझेंगे। तो यहाँ पे केस फर्स्ट, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं फॉर फ्री स्पेस। इसका मतलब ये है कि अगर चार्जेस के बीच का मीडियम फ्री स्पेस हो, फ्री स्पेस का मतलब हमने पहले भी समझाया कि फ्री स्पेस के अंदर दो चीजें हैं, एयर या वैक्यूम। एयर बोलो या वैक्यूम। एयर का मतलब तो नॉर्मल है, जहाँ पे हवा होती है एयर होती है। वैक्यूम का मतलब जहाँ कोई मीडियम ही ना हो, जहाँ से हवा को भी निकाल दिया जाए, तो वहाँ पे कुछ नहीं बचता, वहाँ पे वैक्यूम। तो ध्यान देना, तो हमने जैसे इसके पहले बताया मैथमेटिकल फॉर्म को F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और वहीं पे हमने एक्सप्लेन किया कि के क्या है, नॉर्मल कांस्टेंट है, और इसी का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और ये डिपेंड किस पे करता है, मीडियम पे। अब यहाँ पे जो के है, जब इस के की वैल्यू को फाइंड किया गया बाय एक्सपेरिमेंटली, जब इस के की वैल्यू को फाइंड आउट किया गया, तो के की वैल्यू फाइंड आउट हुई इस मीडियम में, एयर और वैक्यूम में, 9 × 10⁹, और इसी को आगे एक सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है 1/4πε0। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसको ऐसे लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन 0 में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली जो के की वैल्यू है वो एयर या वैक्यूम के लिए जो निकल के आई वो 9 × 10⁹ आई, और इसी को हम लोग 1/4πε0 भी कहते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला बना फ्री स्पेस के लिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स की यूनिट न्यूटन ही होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा, जो हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं, ये फॉर्मूला ओनली किसके लिए वैलिड है, एयर और वैक्यूम के लिए, या जिसको हम लोग कहते हैं फ्री स्पेस के लिए। यहाँ जो हमने कांस्टेंट बताया के की वैल्यू, तो उसी की जगह पे ये है कि इसको हम चाहे 9 × 10⁹ भी लिख सकते हैं, या इसको हम 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूला को हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कहने का सेंस हमारा ये है, और इसी फार्मूला का हम लोग यूज आगे वाइडली तरीके से, इसी फार्मूला का यूज हम लोग आगे चलकर थ्योरी में और न्यूमेरिकल में हर जगह करते हैं क्योंकि ये सिंपल फार्मूला होता है। अभी जो आगे हम लोग मूव करेंगे अदर मीडियम में,
तो उसमें आगे के भी लग जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो फार्मूला है फोर्स का, ये फार्मूला इलेक्ट्रिक फोर्स का ही है, कूलाम्स लॉ का है, बट ये किस मीडियम में है, फ्री स्पेस में है। और ये सिंबल जो हमने बताया कि इस सिंबल का नाम क्या है, तो इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट या फिर जीरो। इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़े या जीरो पढ़े, दोनों सही है। और ये वैल्यू भी याद रखना कि जो के की वैल्यू है, ये वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है। इसी को एक्सप्रेस करते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट के नाम से। तो हम लोगों ने यहाँ पे एयर या फ्री स्पेस में तो जान लिया। अब इसके बाद जो है केस सेकंड को डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने जो है केस फर्स्ट में सीखा कि एयर और वैक्यूम के लिए क्या है। अब केस सेकंड में फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हमारा मीडियम एयर वैक्यूम ना हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर अदर मीडियम, फॉर अदर मीडियम। हमने पहले ही बताया कि अदर मीडियम का सेंस ये है कि हमने फ्री स्पेस को अलग कर दिया, क्योंकि थोड़ा सिंपल है, और बाकी मीडियम को अलग कर दिया। इसका आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया कि एयर को अलग किया गया और अदर मीडियम को अलग किया गया। तो अदर मीडियम का मतलब ये है कि एक्सेप्ट फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के अलावा दुनिया में जितने भी मीडियम है, फ्री स्पेस का मतलब एयर और वैक्यूम, इसके अलावा जितने भी मीडियम है वो सब के सब किस में आएंगे, अदर मीडियम। क्लियर। तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसी कूलाम्स लॉ को हम लोग किस तरह से देखो एक्सप्रेस करते हैं। फॉर्मूला जैसे था वैसे ही रहेगा, 1/4 Q1 Q2/r²। बट ये हमने फॉर्मूला इसके पहले बताया कि जब मीडियम में क्या हो, फ्री स्पेस हो, तब इसके फॉर्मूला वैलिड होगा। अब यहाँ पे मीडियम में फ्री स्पेस नहीं है, उसके अलावा कोई चीज है, तो उसके साथ साथ के लग जाएगा। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो पहले वाला के आया था वही के है, तो वाला के नहीं है। जो पहले के आया था उसका नाम के नॉर्मल कांस्टेंट था, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो के आ रहा है, इस के का मतलब अलग है। इस के को बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको बोला जाता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। जो भी हम मीडियम सेलेक्ट करेंगे, जो भी मीडियम लिखेंगे, हमें जो गिवन रहेगा उस मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब ये के की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो इस तरह से ये दो फार्मूला है, के इक्वल 1/4 के Q1 Q2/r²। वैल्यू ये वही रहेगी जो पहले हमने बताया था, बट यहाँ के लग जाएगा तो के की अपनी वैल्यू खुद होगी। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसका भी नाम लिख लो, वहाँ पे पढ़े, इसको पढ़ेंगे तो हम एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो ही, बट इसका जो नाम है वो नाम ये है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के भी नाम से जानते हैं। क्लियर। तो यहाँ तक आई होप क्लियर होगा कि कूलाम्स लॉ को हम दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक हम फ्री स्पेस के लिए और एक फ्री स्पेस के अलावा के लिए, कि अगर फ्री स्पेस ना हो उसके अलावा कोई मीडियम हो तो कैसे डिस्कस करेंगे। जो हम लोगों ने यहाँ पे फ्री स्पेस के अलावा जो ये फॉर्मूला पढ़ा 1/4 के Q1 Q2/r², यही बताया कि इस फ्री स्पेस में फॉर्मूला बस यही था 1/4 Q1 Q2/r²। बस इसके अंदर क्या आ गया, के आ गया। और हमने बताया भी कि के क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि अगर यहाँ पे हमारे पास दो दो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और के भी है, तो इसको हम मिला करके एक नया कांस्टेंट लिखते हैं एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या इसी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इस फार्मूला को हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि F इक्वल
1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ध्यान देना, एयर और फ्री स्पेस वाले फार्मूला में एप्सिलॉन नॉट था, 0 था। इस फार्मूला में यहाँ पे 0 था, वो हट गया, ओनली एप्सिलॉन लिखा हुआ है। इसका हमने यहाँ पे दो नाम बताया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलो या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलो, दोनों सही है। यहाँ पे मीडियम है तो यहाँ पे सिंबल में थोड़ा सा m भी लगा देते हैं कि ताकि पहचान रहे जो केस फर्स्ट का फार्मूला था और जो केस सेकंड का फार्मूला है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ताकि वहाँ पे जो है फार्मूला में फ्री स्पेस था तो वहाँ जो मीडियम था और फ्री स्पेस था, तो फार्मूला में F इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट या 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहाँ फार्मूला में FM इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि अगर कूलाम्स लॉ को हमें एक्सप्लेन करना है तो हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर फ्री स्पेस होगा तो थोड़ा से फॉर्मूला में वहाँ पे के वगैरह नहीं रहेगा, एप्सिलॉन नॉट रहेगा, और अगर मीडियम रहेगा, कोई अदर मीडियम रहेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला में 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन का मैंने नाम पहले ही बताया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट का नाम पहले ही लिख दिया था, एप्सिलॉन नॉट का नाम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और के को भी पहले बताया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।